हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। 3 सेट का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो को देख ले। आज यह सेट नंबर 4 है और साथ ही यह बीएसओ, एएसओ और अदर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं यह प्लेटफॉर्म के सेट से करते हैं जो नवीन सर के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस सेट की खासियत यह है कि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्वेश्चन सारे दमदार होते हैं। तो चलिए आइए, इसी का हम लोग आज 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। 75 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें रीजनिंग और मैथ को स्किप करते हैं, सिर्फ जीके, जीएस, करंट अफेयर को ही सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है, हम लोग उसका उपयोग करते हैं जब कोई मधुमक्खी हमें काट लेता है। तो खाने वाले सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसके साथ एक धोवन सोडा होता है जिसका सूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर यहाँ मधुमक्खी की अगर बात आया है तो मधुमक्खी के अध्ययन को, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर कहा जाता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और दूध की बात करें तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु तथा ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? जीवाणु और ईस्ट को कंपेयर किया गया है कि दोनों किस लक्षण में समान नहीं होते हैं। दोनों किन्वन कर सकते हैं, इस मामले में दोनों एक समान है। दोनों पौधे होते यह भी समान है। दोनों प्रोकैरियोटी होते यह गलत है। दोनों प्रोकैरियोटी नहीं होता है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाकी आपका दोनों एकोष्कीय होता है, यह भी सही है। इसमें से 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? देखिए ये जो प्रश्न है यह पिछले सेट में भी आ चुका है, तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आपको सही अवश्य होना चाहिए, वो गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसका सही उत्तर है। सबसे बड़ा पुष्प रेफुलेसिया है, जो क्या है? सबसे बड़ा पुष्प या फूल रेफुलेसिया है, तो वह क्या है? वह एक प्रकार का पूर्ण मूल परजीवी है। 4 का 2 हो जाएगा, पूर्ण मूल परजीवी। चलिए देखते हैं 5 नंबर की वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? मनुष्यों का जो वैज्ञानिक नाम है वह होमोसेपियंस है, तो इसका अर्थ होता है एक बुद्धिमान आदमी। 5 का 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न देख लेते हैं कि मानव की उत्पत्ति पूछता है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महादेश से हुआ था? तो अफ्रीका महादेश से हुआ था। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश से हुआ था और अफ्रीका महादेश के नैरोबी क्षेत्र से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर कि लाल सागर का लालापन किसके कारण से होता है? तो यह भी प्रश्न रिपीटेड किया गया है, यह भी पीछे हम डिस्कस करा चुके हैं। तो इसका कारण यह है कि सागर के जल में ट्रिकोडेस्मियम इरेथियम की उपस्थिति की वजह से यह लाल सागर लाल होता है। तो 6 का 2 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा जो है वो सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो 7 का देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मेलेनिन की वजह से होता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे पटना में रहते हैं तो वहाँ पर जो तैयारी करते हैं वो रूम में जब तक रहते हैं तब तक उनका चेहरा साफ रहता है, गोर रहते हैं। जब वो 15-20 दिन गाँव से होके आते हैं तो उनकी त्वचा सांवली हो जाती है, वह धूप की वजह से। तो उसमें मेलानिन की वजह से यह हो जाता है। तो 7 का 3 हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 19 नंबर से, बीच में मैथ और रीजनिंग था तो उसे हम स्किप किए हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा प्रचारित किया जाता था। 19 का 2 नंबर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक की बात करें या फिर
स्थापना किसने किया था? तो ये दो भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया था। अगर प्रेस की बात आया है, समाचार पत्र की बात आया है, तो यहाँ पे एक चीज देख ले कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। यह किस लिए पारित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा परिसीमन कानून क्यों पारित किया गया था? तो 20 का देखिए, 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। जो यह परिसीमन कानून पारित किया गया था, यह मुख्यतः अत्यधिक ब्याज देने से रोकने के लिए किया गया था और दोनों पक्षों की ओर से कानूनी बाध्यकारी बंधन के लिए किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा परिसीमन कानून को 1859 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ आंदोलन का नाम दिया गया और दूसरे तरफ महत्वपूर्ण केंद्र, वो आंदोलन कहाँ हुआ उसका केंद्र का नाम दिया है। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन यह कहाँ हुआ था? तो यह चंपारण में हुआ था। चंपारण, बिहार के चंपारण में नील विद्रोह हुआ था, जो चंपारण विद्रोह कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, जो सर्वप्रथम गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में। उसके बाद है खेतिहर सत्याग्रह। खेतिहर सत्याग्रह यह खेड़ा में हुआ था 1918 ईस्वी में। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। यह भी आपका 1918 में ही हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन किया गया था, चौरा चौरी कांड, 4 फरवरी 1922 को या कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। उसी के बाद ये चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 1, 4। चलिए 22 नंबर है। इसमें कहा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। 22 का 3 हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लेखक दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। यहाँ पे देखिए नाम का एक चीज याद रखना कि लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में किया गया और उसके एक साल बाद 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और साथ ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही धन निकासी का सिद्धांत भी दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर की प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम यानी बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा है? तो यह भगवती चरण बोरा हो जाएगा। 23 का 2 नंबर। आगे 24 नंबर के बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह की अगर नेता की बात किया जाए तो इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 24 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर। धूपगढ़ी जो है वो किस पर्वत की या किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई अगर बात करें तो धूपगढ़ी की ऊंचाई हो जाएगा 1350 मीटर। और जो धूपगढ़ी है यह सतपुरा पर्वत श्रेणी के महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? जो वायुमंडल है अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करता है। 26 का 1 हो जाएगा। अगला 27 नंबर के निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ पेट्रो रसायन उद्योग दिया गया है, दूसरे तरफ देश दिया गया है। तो फिलाडेल्फिया और डेलावेयर ये किस देश में है? तो यह यूएसए हो जाएगा। 1 का 2 नंबर। एंटवर्प बेल्जियम देश का है, यहाँ हो जाएगा। रास तनुरा रिफाइनरी जो है यह सऊदी अरब में हो जाएगा और मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो 4 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 35, इसमें कहा गया कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परावर्तित हो जाना क्या कहलाता है? किसी भी ठोस वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं, अगर वहां पर अगर हम हीट देंगे तो सीधे
लिक्विड में ना कर सीधे गैस में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कि कपूर नेफ्थलीन अगर उसे खुले में छोड़ दे तो हल्का गर्मी लेकर के वो सीधे गैस के रूप में बदल जाता है, उड़ जाता है। 35 का 3 हो जाएगा। अगला है 37 नंबर के निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधक होता है। इन चारों ऑप्शन में से वैद्युत संयोजक बंधक अगर पूछ रहा है तो यह NaBr सोडियम ब्रोमाइड में होता है। 37 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। ये चारों में से कौन है जो आदर्श गैस का उदाहरण नहीं है। तो रेडॉन तो है, आर्गन भी है, नियोन भी है, बल्कि यह सिलिकॉन यह आदर्श गैस नहीं बल्कि उपधातु का उदाहरण है। यह एक प्रकार का उपधातु है सिलिकॉन। रेडॉन के खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है वैज्ञानिक यहाँ अगर बात करें तो डॉन। रेडॉन गैस की खोज डॉन के द्वारा किया गया है। अगर आर्गन गैस की बात करें तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है और आर्गन गैस की खोज रेले और रैमजे के द्वारा किया गया है। रेले और रैमजे के द्वारा इस आर्गन गैस की खोज किया गया है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस यंत्र के द्वारा किस पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो 39 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्यूरी से इसे मापा जाता है। 39 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए कुछ ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि वाट के किसका मात्रक है। तो वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को अस्कंदन विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। 40 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें अधातु नहीं है यानी कौन है जो चारों ऑप्शन में से एक धातु है बाकी सभी अधातु है। तो कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, सभी गैस अधातु होते हैं, यहाँ से याद रखना है। और यह एल्युमिनियम है जो यह एकमात्र धातु है। तो 41 का 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम अधातु नहीं है बल्कि धातु है। 52 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। तो गुजरात भी है, तेलंगाना भी है, पंजाब भी है। गुजरात यहाँ भी है, कर्नाटक भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, पंजाब हरियाणा तो है ही, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला में कहा गया है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। जनवरी 2024 के अनुसार कहा गया है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 53 का 3 नंबर हो जाएगा। अगर यही पूछ देता कि प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर अगर पूछ दे तब पंजाब हो जाएगा, तब उत्तर हो जाएगा पंजाब। गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है, इसको ध्यान रखना है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला जो फसल था वह था गेहूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है या एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है। तो इसका जो है उत्पादन बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। एल्युमिनियम श्वेत रंग का एक धातु है, श्वेत रंग का एक धातु है। यहाँ अगर कुछ ऑप्शन को भी देख ले कि गैलेना किसका अयस्क है, तो यह सीसा का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है। और क्यूपराइट से तांबे का प्राप्ति होता है, यानी तांबे का अयस्क क्यूपराइट। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। और जितने भी प्रश्न सही होते हैं उसे आप लोग कमेंट जरूर करें, सभी लोग करें कि हम मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं 55 नंबर। अब इसमें कहा गया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह रियो शिखर सम्मेलन को ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। रियो शिखर सम्मेलन प्रथम बार 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। और विश्व के 172 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को फेल्सेनमीर कहते हैं।
फेल्सेनमीर कहा जाता है, 56 का 1 हो जाएगा। और इसका जो अर्थ होता है, यह फेल्सेनमीर एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि चट्टान का समुद्र। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? मौलिक मामलों पर, सामुदायिक मामलों पर और प्रक्रियात्मक मामलों पर, इन सभी मामलों पर इसने कार्य करना पसंद किया था। तो 57 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जाता है? भारत में लोकतंत्र की उपलब्धि किसे कहा जाता है? ऑप्शन को देख लेते हैं। देश में आर्थिक विकास तथा असमानता एवं गरीबी का ह्रास होना, यह लोकतांत्रिक का लक्षण है। देश में वैध, जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ सामाजिक विभिन्नताओं हेतु देश में अनुग्रही शासन का अस्तित्व होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 में कहा गया कि एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? एक जिला कलेक्टर का कार्यालय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। और ये जो कलेक्टर पद है, कलेक्टर पद, इसका सृजन वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किया गया था? ये जो तीनों शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। एक चीज ट्रिक बताते हैं कि जो भी संविधान में उस समय जोड़ा गया था या प्रस्तावना में, खासकर बहुत सारे ऐड जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन ऐड हुआ, कुछ चीजों को 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को लाया गया था और इसके तहत 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के कुछ मामले को रद्द किया गया था, जैसे कि लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 42वां में 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर से उसे 44वां संशोधन के द्वारा इसे 5 वर्ष कर दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो OCI योजना को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 61 का 3 नंबर हो जाएगा। ट्रैकोमीटर का उपकरण से क्या मापा जाता है? ट्रैकोमीटर उपकरण के द्वारा चाल को मापा जाता है। 69 का 4 नंबर हो जाएगा। ट्रैकोमीटर घूर्णन चाल मापने वाला यंत्र है। देख लीजिए यहाँ पर खासकर ध्यान देना है कि ट्रैकोमीटर के द्वारा घूर्णन चाल को मापा जाता है। यह धुरी या डिस्क या पहिए के घूर्णन चाल को मापता है और इसको RPM यानी घूर्णन प्रति मीटर में मापा जाता है। सामान्य वाहन में इंजन की चाल मापने के लिए ट्रैकोमीटर का उपयोग किया जाता है और वाहन चाल मापने के लिए, वाहन के चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तापमान को हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं और उच्च विकिरण को पायरोमीटर से मापा जाता है और दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो अदिश में परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। 70 का 3 हो जाएगा। 72 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है? तो 72 का हो जाएगा 1 नंबर। अगला है 73 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें घर्षण बल न्यूनतम होता है? घर्षण बल सबसे कम किसमें होगा? तो बस यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी चीज रोलिंग करता है या कोई सिलेंडर या बक्से को हम लोग जो गोल है उसे अगर लुढ़का देंगे तो उसमें घर्षण बल न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। तो 73 का 2 नंबर हो जाएगा। और सबसे अधिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद फिर गतिज, उसके सबसे कम लोटनिक घर्षण या फिर रोलिंग घर्षण में होता है। अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसके द्वारा चलित औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांच के स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बन जाता है। एक कांच का प्लेट है, अगर उस पर हम 1 बूंद पानी डालेंगे तो वह फैल जाएगा, लेकिन अगर पारा को डालेंगे तो एक गोल बूंद के रूप में
बन जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कांच के साथ पारे के आसंजक की अपेक्षा जल का ससंजक अधिक है। कांच के साथ पारे का आसंजक की अपेक्षा जल का ससंजक बल अधिक है, यही कारण है। तो 75 का 3 हो जाएगा। चलिए देखिए 88 नंबर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति का गठन भी 29 अगस्त 1947 को किया गया था और उसी दिन उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था। इस समिति में कुल 7 मेंबर थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न के संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? संसद के सदस्यों का जो शपथ का प्रारूप है भारत के संविधान के किस अनुसूची में पाया जाता है? तो यह तीसरी अनुसूची में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि पहले अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो पहले अनुसूची में 28 राज्यों और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है पहले में। दूसरे अनुसूची की अगर बात करें तो 2 नंबर याद रखिएगा कि 2 नंबरी होता है लोग। तो यहाँ से पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते और पेंशन के जिक्र किया गया है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तीसरी अनुसूची में जब पैसा मिल जाएगा तो वो लोग शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो तीसरे में शपथ ग्रहण हो जाएगा। चौथे अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का जिक्र किया गया और 5वें अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासनिक संरक्षण का जिक्र किया गया है। और छठे अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा कुछ राज्यों के प्रशासनिक संरक्षण का जिक्र किया गया है अनुसूचित जाति का। चलिए आगे है 90 नंबर के संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह किसका कथन था? संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32 का बात कर रहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो यह भीमराव अंबेडकर जी का कथन था। तो 90 का 3 हो जाएगा। संवैधानिक उपचार एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अगला प्रश्न है कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू एक आंध्र आदिवासी नेता थे। आंध्र आदिवासी नेता थे। 91 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर कि अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सी अधिनियम पारित किया गया है? और इस अधिनियम का भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है कि आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, वो किस माध्यम से कर सकते हैं, कौन सा वो अधिकार है जो आपको दिया गया सवाल करने का? तो वह RTI 92 का 3 नंबर, जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं। और यह आपको सूचना का अधिकार 2005 के द्वारा दिया गया है, या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया है RTI को। अगला प्रश्न है 93 नंबर की भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब भारत का राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति का पद का भार या प्रभार कौन ग्रहण कर सकता है? यदि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उसके जगह कौन पद ग्रहण कर सकते हैं? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। 93 का 3 नंबर। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इसी वजह से यह राज्यसभा की जगह राष्ट्रपति की जगह पद ग्रहण कर सकते हैं। 93 का 3 नंबर हो जाएगा। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? हमारे देश में खासकर बहुत से राज्यों में भी अभी तक समाज के विभाजन की राजनीति कारण है, जातिवाद या जो भी हो, उसका निम्न में से कौन सा कारण है? तो उसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार के विभिन्न समूहों की मांग के प्रति प्रतिक्रिया और राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण और भारत में लोगों की अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। तो ये तीनों ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। 95 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? राज्य चुनाव आयोग का संबंध किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से राज्य चुनाव आयोग का है। वह इसलिए कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुसूची जोड़ा गया था और पंचायत को भी इसी के तहत जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? भारत के लोगों के लिए कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? तो वह हो जाएगा जीवन जीने का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, यह सभी लोकतांत्रिक अधिकार है, और एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, इनमें से एक से सभी हो जाएगा। बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? गिलोटिन शब्द जो है यह किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका उपयोग मांगों पर मतदान के लिए किया जाता है। मांगों पर मतदान के लिए किया जाता है, वोटिंग ऑन डिमांड्स। 97 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर के उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ था? तो यह ब्रांड रिपोर्ट के द्वारा उत्तर दक्षिण का जो विभाजन था वह इस ब्रांड रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ था। चलिए देखते हैं 99 नंबर, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है? प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो यह पॉल एच एपलबी के द्वारा कहा गया था। 99 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? लोकतंत्र का भविष्य मुख्य रूप से निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है। लोकतंत्र का जो भविष्य है वह मुख्य रूप से निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकार का विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। 108 का देखिए कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक? महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइनोबैक्टीरिया और डायटम, यह प्राथमिक उत्पादक है महासागर का। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 109 का देख लिए, तो इसमें से रेनेटिंग पनीर ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिडस ठीक है, गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है यह भी ठीक, और ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर यह गलत है। तो 109 का 4 नंबर हो जाएगा। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो जो मियावाकी पद्धति है यह शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन करने के लिए विख्यात है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन के लिए मियावाकी पद्धति विख्यात है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत प्रदेश से जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, और इसे समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो सबसे उपयुक्त कारण है वह है कि वह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। वह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। 11 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 124 नंबर, यह हिस्ट्री का प्रश्न मध्यकालीन भारत का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। अब देख लीजिए कि ये कौन सी शताब्दी में आएगा? तो यह 14वीं शताब्दी हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में किया गया था हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। और इस समय अगर बात करें कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था उस समय मुगल सल्तनत काल में किसका शासन था? तो उसमें एमबी ठितानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, और इसी के साथ ही गोलकुंडा की भी स्थापना किया गया था 1347 में। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह वीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। 125 का 1 नंबर हो जाएगा, वीडी सावरकर। कुछ और इतिहासकारों को देख लेते हैं कि उसने प्रथम 1857 के विद्रोह को क्या कहा था। अगर बात कर ले डिजरायली की, तो उसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह कहा डिजरायली के द्वारा कहा गया। सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा गया था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध यह कहा था होम्स के द्वारा। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है यह ER रीज के द्वारा कहा गया था। तो इसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो किस इतिहासकार ने क्या कहा 1857 क्रांति को, उसको देख लेना है। चलिए आगे 126 नंबर कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका था? तो यह जो कथन है यह लॉर्ड डफरिन का है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था जो कांग्रेस है वह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1884 से लेकर 88 ईस्वी तक था, और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को
लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही किया गया था और इसकी स्थापना एओ हुम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगला प्रश्न। कांग्रेस सोसाइटी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। अगर यहीं से एक और प्रश्न पूछते हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहां और कब हुआ, तो बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन पटना में 1934 में ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश चीन हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के अर्थव्यवस्था से समन्वय स्थापित करना, यही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द निर्धन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न कि रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है। तो इसके परिवर्तनीयता का मतलब है कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन कर देना होता है। तो 32 का 3 हो जाएगा। अगला 133 नंबर के सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है किससे। सेवा क्षेत्र का जो निर्माण है वह इसके अंतर्गत परिवहन भी आता है, संचार सेवा भी आएगा और वाणिज्य सेवा भी आ जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपका करेंट अफेयर का शुरुआत होता है। यहाँ पे 6-7 आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर मिल जाएगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वायरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है और इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का स्वेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह हो जाएगा कर्नाटक। 45 का 2 हो जाएगा। देखते हैं 146 केरल ने अपना पहला अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा किया है जो किन स्थानों को जोड़ेगी। तो यह वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोचिन को जोड़ेगा। 146 का 2 हो जाएगा। और वर्तमान में अभी केरल राज्य का नाम चेंज करके केरलम किया गया है, केरलम कर दिया गया है। 47 का देखिएगा कि एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। जो एरामट्टी डिब्बालू निम्न से किस राज्य में स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 47 का 3 नंबर है। 48 में देखना है कि यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया था। तो इसका विकास फायर पॉइंट के द्वारा किया गया है। 48 का 2 होगा। 49 में देखिएगा कि असत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर इसमें से कौन सा उत्तर कूट जो है वह असत्य है। द सीओ माइंडसेट पुस्तक के लेखक शिव कुमार है। द मैन हु फेड इंडिया प्रेमदा जयकुमार और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक हो जाएगा DY चंद्रचूड़। सक्सेस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू दिल्ली के लेखक हो जाएगा संजय बारो। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था, कोई भी मिलान गलत नहीं। चलिए देखते हैं इस सेट का और आज का हमारा अंतिम सेट। अंतिम प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 21, 22, 25, 26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दिया है। PMKSY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत सही नहीं है। सही नहीं यानी कौन गलत है। तो इस क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, यह बिल्कुल गलत है। इसे किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे लागू नहीं किया गया है। तो 150 का 3 नंबर यही क्वेश्चन गलत है। तो आप सभी लोगों का इस सेट में कितना नंबर आया कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।